चलो देखो। देखो बेटा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो किससे मिलते जुलते हैं बेटा? वेजरिंग से। पर क्या नहीं है? वॉइड नहीं। अच्छा, वेजरिंग जो होता है वो क्या होता है? वॉइड। पर ये वो वेजरिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो वॉइड नहीं है। अच्छा, अभी आज ना तुम्हारी इको की क्लास लग जाएगी पहले। हम्म। हाँ, वो एक्चुअली में टाइमिंग का थोड़ा सा लफड़ा था। ठीक है। जो मुझसे पूछा था कि भाई मेरे को लेनी है क्लास, तो 10:15 से वो ले लेगी, तो मैं 10 मिनट में इसको बस खत्म कर देता हूँ और फिर ब्रेक कर देता हूँ। 10 से 15 मिनट में एक कॉन्सेप्ट तो खत्म हो ही जाएगा ना। मैं फिर दोबारा लगा लूंगा अनगा के टाइम पे। एक्चुअली में मैथ्स की 10 बजे तक थी ना। वो एक बार दोबारा से मैं बात कर लूंगा श्रद्धा से, क्या है पूरा शेड्यूल प्रॉपर नहीं बना हुआ है, तुम लोग को नहीं पता होगा ना प्रॉपर। वो अलग अलग दिन का अलग अलग है ना, इसलिए हो नहीं पाता है। चलो ठीक है। हाँ। कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो वेजर के जैसे दिखते हैं पर इनवैलिड नहीं है? ठीक है। चिट फंड वाले। ग्रुप पूल्स मनी रेगुलरली एंड ईच राउंड कलेक्शन गोज टू अ लकी ड्रॉ विनर, मतलब पता है चिट फंड क्या होता है? मान लो 10 लोग हैं। 10 लोग हर बार। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हर बार पैसे इकट्ठा करते हैं और वो जो है उसमें से लकी ड्रॉ निकालते हैं। किसी एक बंदे को क्या होता है, मिल जाता है वो पैसा। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो ये वेजरिंग नहीं है, क्योंकि हर पार्टिसिपेंट एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहा है मनी और सेविंग स्कीम के टाइम पे कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक को मिल गया तो बस उसी को मिल गया, क्योंकि हर बार अलग अलग व्यक्ति का नाम निकलता है। आ रहा है समझ में? तो इसमें किसी को नुकसान या वैसा नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट का नुकसान फायदा कह सकते हो आप। क्लियर है ये? हेलो? ठीक है ना? चलो, फिर क्या बेटा? कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। याद रखो बेटा, शेयर मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? वैलिड। शेयर मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वैलिड। ठीक है। इफ द प्राइजेस इंटेंड genuinely genuine delivery of goods shares, it is not a wager. आ रहा है समझ में? मतलब देखो, मैंने बताया था कल भी कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना, जिसमें कि आप, अभी मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, समझना किस तरीके का है। मान लो कि मैं दुकानदार से इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि अगर ये चीज इस रेट पर रही तो मैं खरीद लूं। मतलब मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं खरीदने के राइट का। मैं बोल रहा हूँ अगले महीने मैं इसको खरीद लूंगा, तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं खरीद नहीं रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूं अभी मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। अभी मैं सिर्फ राइट खरीद रहा हूं खरीदने का। समझ में आ रही है बात? ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये पेंसिल दे दो। उसने बोला हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है काय का? पेंसिल खरीदने। मैं उसके साथ बोल रहा हूँ कि भैया मैं एक महीने बाद ये पेंसिल तुमसे खरीद लूंगा, लिख करके दो कि तुम उस समय मना नहीं करोगे। और वो कह रहा हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं चाहे तो कैंसिल कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? इस तरीके का होता है शेयर्स वगैरह में। तो इसमें मेनली क्या होता है कि एक महीने बाद मैं खरीदूंगा तो क्या होगा? एक महीने बाद जब मैं ये खरीदूंगा तब क्या होगा?
ध्यान से सुनना, अगर मान लो 20 रुपए की इसकी प्राइस है और 1 महीने बाद इसकी 22 हो गई, तो कायदे से 2 रुपए का मुझे फायदा हुआ है। तो वो होता ऐसा है कि मुझे 20 रुपए में मिल जाएगा ये, और या तो फिर सिर्फ 2 रुपए सेटल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर सीधा सिर्फ 2 रुपए सेटल होता है ना, तो वो वेजरिंग टाइप का हो जाता है। देखो, ओनली स्पेक्यूलेटिव डील्स टू पे द डिफरेंसेस, जिसमें डिलीवरी नहीं है। पर 1 महीने बाद अगर मेरे को पेंसिल डिलीवर हो जाती है तो क्या होगा? अगर मुझे पेंसिल डिलीवर हो जाती है तो फिर वो वेजरिंग नहीं। हम लोग जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, पर हम ये ना सट्टेबाजी टाइप का हो जाता है। ये तो तुमने शर्त लगाई ना कि 20 का 22 हो जाएगा तो 2 रुपए दे दो बस। मैं इसको ना अलग से तुम्हें बता दूंगा कि शेयर वाले ट्रांजेक्शन कैसे होता है। बस ऐसे समझ लो कि शेयर मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो सारे के सारे वैलिड ही होते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए। अब गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन। तो अगर प्राइस स्किल और नॉलेज पे डिपेंड करता है ना, वैलिड पजल कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट इवेंट्स, वो वेजर नहीं होगा। प्राइस कंपटीशन एक्ट, प्राइस कंपटीशन इन स्किल बेस्ड गेम्स इज नॉट वेजर अगर प्राइस 1,000 रुपए से कम है तो। ये कर चुके हैं अपन लोग पहले भी डिस्कस। देखो, अगर मान लो प्री डिटर्मिन्ड प्राइस से अगर मान लो होता है तो जनरली वो वेजर हो जाता है, लेकिन अगर वो स्किल पर बेस्ड है, ये सारा मैटर किस पे डिपेंड करेगा? कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये स्किल पर बेस्ड है तो क्या होगा? वो वेजर नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। फिर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेन वाला है, लेकिन ये वैलिड है बेटा। क्यों? क्योंकि ये एक जेन्युइन सेफ्टी के लिए है, सोशल सिक्योरिटी के लिए है ये। समझ में आ रहा है? कोई अपनी जान की सट्टेबाजी नहीं लगाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ये एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी है। तुम कंस्ट्रक्शन से देखो ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये तो वेजर ही कहला है ना, अगर मर गए तो इतने पैसे मिलेंगे। बट ये आप सोच के देखो, ये कोई शर्त नहीं लगा रहा है, ये एक्चुअली में अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस जो है वो किया जा रहा है। क्लियर है ये? है ना? उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट होता है। अच्छा, इसमें वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं, प्रोडक्ट की भी बात अगर अपन करें तो भी क्या होता है? अगर अपन प्रोडक्ट की भी बात करें तो क्या होगा? भाई प्रॉपर्टी उसी की है ना, तो कोई शर्त थोड़ी लगा रहा है कि देखना भिड़ गई तो ऐसा होगा। वो तो अपनी प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या है? क्लियर है बेटा? हेलो? रीड करो ये पूरा फटाफट से। अरे ये तो खत्म ही हो गया ना। चलो तो डिफरेंस भी देख लेते हैं। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग में क्या डिफरेंस है बेटा? इंश्योरेंस के जेन्युइन होते हैं और वेजरिंग वॉइड होते हैं। आ रहा है ये समझ में? इंश्योरेंस के वैलिड होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिफाइंग अगेंस्ट एक्चुअल लॉस, जबकि वेजरिंग बेटिंग है अनसर्टेन इवेंट के आउटकम पे। इवेंट बेस्ड होते हैं, लेकिन इवेंट में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। किस केस में?
और इवेंट में इंटरेस्ट होता है किसमें? क्लियर है? ठीक है। फिर कौन से वाले एनफोर्सेबल रहते हैं? इंश्योरेंस वाले एनफोर्सेबल होते हैं, वेजरिंग अनएनफोर्सेबल होते हैं। अच्छा, और इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह ना प्रॉपर मेथड्स लगा करके जेन्युइनली कैलकुलेट होता है, जबकि वेजरिंग में क्या होता है? कोई लॉजिकल असेसमेंट नहीं है, कुछ भी शर्त लगानी थी बस लोगों को, कुछ भी पैसे की लगा ली किसी भी बात पर, बारिश होगी कि नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है। लोगों को सट्टे लगाने मिलते हैं ना, किसी भी चीज पे लगाते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब आप समझो कि दुनिया में जो भी इवेंट हो रहे हैं ना, उस पर बैटिंग चालू हो जाती है। ठीक है। तो ऐसा रहता है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, कुछ भी अमाउंट करते हैं हम। ठीक है। अच्छा, कौन से कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है बेटा? इंश्योरेंस वाले। ये काय के लिए होते हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए। क्लियर है? ठीक है। तो अब इसकी समरी है वो एक बार आप रीड करेंगे। और हाँ, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं बहुत सारे। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन आंसर्स पूरे कवर करने पड़ेंगे मैंने। ठीक है ना? हो गया? देखो क्वेश्चन, एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड। हाँ, है ना? हाँ। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या ले लोगे?
वही 100 टन ऑफ ऑयल वाला। पहले तो सेम बात रिपीट हो जाएगी, सेक्शन नंबर लिखोगे, सेक्शन 29 है। देयर इज नथिंग whatsoever टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। इस कारण से ये वर्ड हो जाएगा। मार्क्स का ध्यान रखना, कितने मार्क्स का आता है। फिर दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो तो वाइड होता है, लेकिन दूसरी पार्टी को तो ये बाउंड कर ही सकता है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो ये देखो, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रोकता नहीं है। हाँ, ये बात सच है। फिर प्रोमिसरी नोट एक एग्जीक्यूट हुआ मान लो उसके फेवर में, माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, उसने एक्सेप्ट कर लिया मान लो, उसको चेक मिला कोई सा, ठीक है। तो द माइनर नॉट कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसरी नोट। इनकॉम्पिटेंट है लेकिन फिर भी वो सामने वाले पे केस कर सकता है अगर उसके पैसे नहीं मिले तो। ठीक है बेटा। कंक्लूजन, माइनर खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट दे कैन स्टिल बेनिफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन देयर फेवर। ठीक है ना। थर्ड देखो, एक स्टूडेंट को इंड्यूस किया उसके टीचर ने टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द टीचर, है ना, बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, ताकि एग्जाम में उसके अच्छे मार्क्स के लिए वो प्रे कर सके। आ रहा है समझ? टीचर को वो कार सस्ते में बेच देगा तो टीचर प्रे करेगा कि उसके अच्छे नंबर आए। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द कार सोल्ड। तो फिर पापा ने बहुत मारा उसको, बोले खुद कमाओ तो बेचना। अरे सब ठीक, सस्ते में बेचा है तू टीचर को। बोले रे सर है, मार्क्स उन पे डिपेंड करते हैं, ये है वो है। अरे समझ, तो ऑब्वियसली बात है ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? सबसे पहले तो आप लिखोगे कि एज पर सेक्शन 16 अंडर इन्फ्लुएंस है, एक पार्टी डोमिनेट कर रही है द विल ऑफ द अदर टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। Undue influence can arise from position of authority, a fiduciary relationship, or when the other party's mental capacity is compromised due to age, या ये सारा कुछ। ठीक है। ये इसलिए है इतना बड़ा, ताकि आपको पूरा डेटा मिल जाए। आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, लेकिन एक ही सेम क्वेश्चन 3 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के लिए भी आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आया समझ में? हम्म। है ना। चलो, करो रीड इसको। फैक्ट्स अलग कर सकते हो, सीधे एनालिसिस से इंक्लूड कर सकते हो, है ना। जैसे अपन टेंडर के ऊपर केस लिख रहे हैं, अगर अपन को अगर अपन वहाँ पे कुछ कम डिटेल्स लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। क्वेश्चन कोई स्टैंडर्ड नहीं, देखो क्या है, समझो। एनालिसिस में बेसिकली हम पता क्या कर रहे हैं, एनालिसिस में हम रिलेट कर रहे हैं। देखो ये सिचुएशन कानून की इस सिचुएशन से रिलेटेड है। देखो हमारा आंसर का जो फ्रेम है वो कैसा है, देखो ये लिखा है क्वेश्चन में, देखो ये लिखा है कानून में। तो लीगल प्रोविजन हो गया, फैक्ट्स ऑफ द केस हो गए। तीसरा क्या हो गया, कि देखो ये वाली जो केस की बात है ये कानून के इस प्रोविजन से रिलेटेड है। आ रहा है समझ में? और चौथा है, तो इस कारण से ये डिसीजन है क्योंकि लॉ में ये लिखा। तो आपको हार्ड एंड फास्ट तरीके से इसको ना एज ए रूल टाइप फॉलो नहीं करना है, एज ए कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। जब आप अपना फ्लो मेंटेन करोगे ना, कि भाई ये देखो ये ऐसा हो रहा है, तो आंसर कभी बड़ा हो जाएगा कभी छोटा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ये बहुत लेंदी आंसर है, बट आपको इतना लेंदी नहीं लिखना है, इसमें रिपीटिशन है बहुत सारा।
आप कुछ भी इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हो। आप 2 पैराग्राफ में आंसर लिखते हो, छोटे में होंगे आप 1 पैराग्राफ में लिख दो, क्योंकि अब तो 3-3 नंबर के भी आने लग गए। क्या? हाँ, चलो मैं ओवर कर दे रहा हूँ। ठीक है।